अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रियल लाइफ एग्जांपल सॉल्व करेंगे 9.3 एक्सरसाइज की। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, पेज नंबर 284। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हम क्वेश्चन को सही तरह पढ़ के उसे समझ सकें कि वो हमसे कहना क्या चाह रहा है। कंपनी है टू फ्लोर मिल्स। एक कंपनी है जिसमें दो आटे की मिल्स हैं, ए एंड बी। एक ए है एक बी है, विच हैव डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ हाई, मीडियम एंड लो ग्रेड फ्लोर। ए और बी जो मिल है उसकी कैपेसिटी है कि वो हाई, मीडियम और लो ग्रेड का आटा बना सकती हैं। दिस दिस कंपनी हैज़ टू सप्लाई फ्लोर्स टू अ फर्म एवरी वीक 12, 8 एंड 24 क्विंटल्स ऑफ हाई, मीडियम एंड लो ग्रेड रेस्पेक्टिवली। वगैरह इस कंपनी ने फर्म्स को आटा सप्लाई करना होता है हर हफ्ते, जो कि है 12, 8 और 24 क्विंटल्स ऑफ हाई, मीडियम एंड लो ग्रेड। यानी 12 क्विंटल्स ऑफ हाई, 8 क्विंटल्स ऑफ मीडियम और 24 क्विंटल्स ऑफ, सॉरी, लो ग्रेड जो आटा है वो सप्लाई करना है। इट कॉस्ट द कंपनी ₹1000 एंड ₹800 पर डे टू रन मिल ए एंड मिल बी। कंपनी को जो कॉस्ट आ रही है ऑपरेशन कॉस्ट वो है, अगर वो मिल ए चलाते हैं तो उनकी कॉस्ट आ रही है ₹1000, और अगर वो मिल बी चलाते हैं तो उनकी कॉस्ट आ रही है ₹800। ऑन अ डे, एक दिन में मिल ए प्रोड्यूस 6, 2 एंड 4 क्विंटल्स एंड मिल बी प्रोड्यूस 2, 2 एंड 12 क्विंटल्स ऑफ हाई, मीडियम एंड लो ग्रेड फ्लोर। एक दिन में अगर मिल ए ऑपरेट होती है तो वो 6 क्विंटल्स बनाती है हाई का, 2 क्विंटल्स बनाती है मीडियम का और 4 क्विंटल्स बनाती है लो ग्रेड आटा। इसी तरह मिल बी अगर ऑपरेट होती है एक दिन में तो वो बनाती है 2 क्विंटल्स ऑफ हाई फ्लोर, 2 क्विंटल्स ऑफ मीडियम फ्लोर और 12 क्विंटल्स ऑफ लो ग्रेड फ्लोर respectively. How many days per week each mill is operated in order to supply the flour to the firm most economically? ये कह रहा है एक हफ्ते में मिल ए और मिल बी कितनी चले कि जो हमारी सप्लाई भी पूरी हो जाए, और जो इसमें कैच है वो ये है कि इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब क्या है, जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो हो जाए मिनिमम। यानी कि जो ऑपरेशन कॉस्ट थी हमारी, जो कि हम खर्च कर रहे थे, जो कि यहाँ आ रही थी 1000 और यहाँ आ रही थी 800, इसे हमने करना है मिनिमाइज। तो इस सवाल में हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कर देते हैं हम। हम थोड़ा सा पहले इसे, इसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि आप सवाल को सही तरह समझें और इसकी जो इक्वेशन हम बना रहे हैं वो हम प्रॉपर सही तरह बना पाए। अच्छा, इसे हम थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। एक फ्लोर कंपनी है, एक आटे की कंपनी है, जिसमें जो मिल्स हैं वो है मिल ए, मिल बी। मिल ए प्रोड्यूस कर रही है हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड और लो ग्रेड। मिल ए जो प्रोड्यूस कर रही है वो कितना क्वांटल्स कर रही है, 6 क्वांटल्स कर रही है हाई ग्रेड के, 2 क्वांटल्स कर रही है मीडियम ग्रेड के, इसी तरह 4 क्वांटल्स कर रही है लो ग्रेड ऑफ फ्लोर। ये प्रोडक्शन है मिल ए की। इसी तरह हम मिल बी की बात करें, मिल बी की प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास 2 क्वांटल्स ऑफ हाई ग्रेड, 2 क्वांटल्स ऑफ लो ग्रेड, 12 क्वांटल्स ऑफ लो ग्रेड, 2 क्वांटल्स ऑफ हाई ग्रेड, 2 क्वांटल्स ऑफ मीडियम ग्रेड, 2 क्वांटल्स ऑफ लो ग्रेड। ये तो हमने इसकी प्रोडक्शन बता दी। अच्छा, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट हमारी थी, दिस कंपनी हैज टू सप्लाई फ्लोर टू अ फर्म एवरी वीक। ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? 12 क्विंटल्स ऑफ हाई, 8 क्विंटल्स ऑफ मीडियम एंड 24 क्विंटल्स ऑफ लो ग्रेड। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट भी लिख देते हैं। जो हाई ग्रेड वीट हमें चाहिए, जो हाई ग्रेड वीट हमें चाहिए, ये चाहिए हमें 12 क्विंटल्स का। जो मीडियम ग्रेड वीट चाहिए ये चाहिए हमें 8 क्विंटल्स, और जो हमें लो ग्रेड वीट चाहिए ये हमें चाहिए 24 क्विंटल्स। अच्छा, इसकी कन्वर्जन क्या है? 1 क्विंटल जो होता है वो बराबर है, इज इक्वल टू 100 kg। इसी तरह एक और कन्वर्जन में लिख देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, 1 टन बराबर होता है 1000 kg का। ठीक है, हम अपनी जो सवाल में दी हुई डिस्क्रिप्शन थी वो हम प्रॉपर समझ गए हैं। एक फ्लोर कंपनी है जिसमें दो मिल्स हैं, मिल ए और मिल बी। मिल ए जो है वो हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड और लो ग्रेड आटा पीसती है,
हाई ग्रेड आटा कितना पीसती है, वो 6 क्विंटल्स। मीडियम ग्रेड आटा आटा कितना पीसती है, 2 क्विंटल्स। और लो ग्रेड आटा कितना पीसती है, 4 क्विंटल्स। इसी तरह अगर उसी कंपनी की मिल भी ऑपरेट होती है तो मिल भी जो आटा पीसती है वो पीसती है हाई ग्रेड का 2 क्विंटल्स, मीडियम ग्रेड का भी 2 क्विंटल्स, और लो ग्रेड का भी 12 क्विंटल्स। जो हमारी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, जो इस कंपनी ने अपना प्रोडक्ट डिस्पैच करना है, वो कितना करना है, हाई ग्रेड जो हमें आटा सप्लाई करना है फर्म्स को, वो करना है 12 क्विंटल्स। मीडियम ग्रेड का जो आटा सप्लाई करना है वो करना है 8 क्विंटल्स। और लो ग्रेड का जो हमें आटा सप्लाई करना है वो करना है 24 क्विंटल्स। हमारे हमारे पास हमारी सप्लाई भी आ गई, हमारी जो हम कैपेसिटी है वो भी हमने देख ली, हमारी सप्लाई भी आ गई। और एक चीज़ जो हमारी रह गई है, टोटल कॉस्ट जो इनकर हो रही है इसमें, वो कितनी है। अगर हम मिल ए रन करते हैं, अगर हम मिल ए रन करते हैं तो कॉस्ट है 1000 रुपीज़। अगर हम मिल बी रन करते हैं तो कॉस्ट है 800 रुपीज़। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान है। वही प्रोसीजर है जो हम अभी पीछे फॉलो करते हैं, वही हम प्रोसेस फॉलो करते हैं जो हमने स्टेप्स पढ़े थे। स्टेप्स स्टेप नंबर 1 कहता, स्टैब्लिश द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इससे पहले सवाल में क्या होता था, हमें इक्वेशन ही देता था वो डायरेक्ट, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में ही देता था, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिया करते थे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दिया है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, जाहिर है। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को हमें करना होगा इक्वेशन में सॉल्व। इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये ग्राफ एक सॉरी टेबल मैंने प्लॉट किया हुआ है, जिसमें हमने देखा है वो तमाम डेटा पुट किया है जिसमें जो इस सवाल में हमें गिवन है। दो मिल्स हैं, मिल ए मिल बी, इनकी कैपेसिटीज देखनी होगी हमें। फ्लोर प्रोडक्शन हाई ग्रेड का कर रहे हैं, मीडियम ग्रेड का कर रहे हैं, लो ग्रेड का कर रहे हैं, और उन्हीं फ्लोर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो इंटर होगी यहाँ पे। एक जो कॉलम है वो है रिक्वायरमेंट का। अच्छा, कैपेसिटी मिल ए की, मिल ए जो हाई ग्रेड का प्रोडक्ट बना रही है वो कितना बना रही है, मिल ए हाई मीडियम और लो का। मिल ए बना रही है हाई का 6 क्विंटल, मिल ए बना रही है हाई का 6 क्विंटल, मीडियम का 2 क्विंटल, लो ग्रेड का 4 क्विंटल। तो 6, 2 और 4 क्विंटल्स हमारे हैं मिल ए की प्रोडक्शन। मिल ए की प्रोडक्शन कितनी है, 6, 2 एंड 4। अच्छा, कॉस्ट पर डे मिल ए की रनिंग की कितनी है, वो थी हमारे पास 1000। यानी अगर मिल ए हम ऑपरेट कर रहे हैं तो आ रही है मेरे पास कॉस्ट 1000 रुपीज पर डे। इसी तरह मिल बी की हम देखते हैं। मिल बी की जो हमारे पास कैपेसिटी है वो है, हाई ग्रेड बना रहा है 2 क्विंटल्स, मीडियम ग्रेड बना रहा है 2 क्विंटल्स, और लो ग्रेड भी बना रहा है 12 क्विंटल्स। इसे भी हम अपने टेबल में पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा, हाई ग्रेड बना रहा है 2 क्विंटल्स, मीडियम ग्रेड बना रहा है 2 क्विंटल्स, लो ग्रेड बना रहा है 12 क्विंटल्स, और कॉस्ट जो आ रही है इसकी ऑपरेशन कॉस्ट वो आ रही है हमारे पास 800 रुपीज पर डे। अच्छा, थर्ड कॉलम था रिक्वायरमेंट का। रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास, जो हाई ग्रेड की है वो है 12 क्विंटल्स, मीडियम ग्रेड की 8 क्विंटल्स, और लो ग्रेड की 24 क्विंटल्स। तो ये रिक्वायरमेंट भी हम पुट कर देते हैं, 12 क्विंटल्स, 8 क्विंटल्स, 24 क्विंटल्स। अच्छा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा वो क्या होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मुराद ये है कि हम जो वैल्यू निकालेंगे, हम जो वैल्यू हम इसमें निकालना चाह रहे हैं वो होगी किसकी। हम सवाल दोबारा पढ़ते हैं इसका, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें निकालना क्या है। हमें कह रहा है, how many days per week each mill is operated in order to supply the flour to the firm economically। इकोनॉमिकली जैसे आया तो इसमें मतलब कॉस्ट इंक्लूड है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि अगर कंपनी रन कर रहा है तो उसकी कॉस्ट मैक्सिमाइज हो। तो ये तो हमें पता चल गया, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें है मिनिमाइज का। मिनिमाइज करना होगा, और किस चीज़ को मिनिमाइज करना है हमें, कॉस्ट को। कॉस्ट कहाँ आ रही है, जो कि है ₹1000 एंड ₹800 पर डे टू ऑपरेट अ मिल। अगर एक दिन मिल चलेगी तो 1000 रुपये खर्चा आएगा। मिल एक ही अगर हम बात करें, अगर 2 दिन चलेगी तो 1000 × 2, 3 दिन चलेगी तो 1000 × 3, 4 दिन चलेगी तो 1000 × 4। तो एक वेरिएबल अगर मैं एक्स ले लूँ जो कि नंबर ऑफ डेज है, तो अगर एक डे चलेगी तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1000 × 1 1 आ जाएगा मेरे पास आंसर। मिल ए की हम अभी बात कर रहे हैं, अगर एक्स की वैल्यू मैं 2 ले लूँ जो कि नंबर ऑफ डेज है, तो 1000 × 2 हो जाएगा, तो 2000 आ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ, इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज पर वीक, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज
पर वीक मिल ए ऑपरेट्स। एक्स वो नंबर ऑफ डेज हैं जिसमें मिल ए ऑपरेट हुई है, जिस तरह हमने बताया। अगर एक दिन ऑपरेट होगी तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कॉस्ट 1000 नहीं आएगी। एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी तो कॉस्ट 2000 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी तो कॉस्ट 3000 हो जाएगी। तो एक्स नंबर ऑफ डेज हैं जिसमें मिल ए ऑपरेट हुई है। इसी तरह हम कह देते हैं लेट वाई with the number of days per week मिल बी ऑपरेट्स। वाई वो नंबर ऑफ डेज हैं जिसमें मिल बी ऑपरेट हुई है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होगा? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे क्लियर है, बिल्कुल जाहिर है कि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस यही है कि हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करें और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर हम इसमें अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा बनेगा एफ। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी मिल है वो कम से कम दिन चले। कम से कम दिन चलेगी तो वो मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम आएगी। अगर मैं कहूँ 1000 रुपये का खर्चा है मिल ए के चलाने में और वो एक्स डे चले, प्लस 800 रुपये का खर्चा है मिल बी चलाने के लिए और वो वाई डे चले, तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा जिसे मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए मिनिमाइज। मिनिमाइज से मुराद ये है कि वो कम से कम दिन में चल के मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। तो ये वो फंक्शन होगा जिसे हमें मिनिमाइज करना होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं हमारे पास। हम कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशंस बनाते हैं। अब कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास? जो हाई ग्रेड का हमारे पास आटा है वो मिल ए प्रोड्यूस कर सकती है 6 क्विंटल्स, मिल बी प्रोड्यूस कर सकती है 2 क्विंटल्स, और जो रिक्वायरमेंट है वो है 12। यानी कि मुझे मिल ए इतनी चलानी है और मिल बी कंबाइन इतनी चलानी है कि जो मेरी आटे की प्रोडक्शन है हाई ग्रेड की वो एटलीस्ट 12 हो या 12 से ज़्यादा हो। 12 से ज़्यादा हो तो मैं रख लूंगा, और 12 एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि 12 से कम होगा तो मैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं कर पाऊंगा। यानी मिल ए जो है वो मुझे 6x चलानी है और मिल बी जो है 2y चलानी है, लेकिन इतनी चलानी है कि मेरा आंसर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 है। यानी कि मेरा जो आंसर है वो 12 क्विंटल से ज्यादा है या 12 क्विंटल के बराबर है, क्योंकि अगर 12 क्विंटल से कम आएगा तो तब तो मैं इसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर पाऊंगा। यानी मिल एक्स मुझे एक्स डेज चलानी है और मिल बी मुझे वाई डेज चलानी है, और इतनी चलानी है कि मेरा जो टोटल प्रोडक्शन है वो पूरी हो जाए। इसी तरह मीडियम ग्रेड की हम बात करें। मीडियम ग्रेड की अगर हम बात करें तो मीडियम ग्रेड की प्रोडक्शन जो है एक दिन में 2 क्विंटल्स, बी की भी 2 क्विंटल्स है लेकिन रिक्वायरमेंट 8 क्विंटल्स है। यानी मुझे ये एक्स डेज चलानी है मिल, और मिल बी जो है वो वाई डेज चलानी है, और इस तरह चलानी है कि मेरा आंसर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आए। क्योंकि अगर 8 से कम आएगा तो मैं ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, या तो 8 आए तो मैं ऑर्डर सेटिस्फाई कर दूंगा और ज़्यादा होगा तो हमारे पास वो स्पेयर में रहेगा। इसी तरह लो ग्रेड का जो हमारे पास आटा है वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 24 क्विंटल्स, लेकिन जो मेरे पास कैपेसिटी है एक दिन की वो है 4। तो मुझे कितने दिन चलानी पड़ेगी मिल ए और कितने दिन चलानी पड़ेगी मिल बी कि मेरा आंसर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 24 है? क्योंकि 24 से कम आएगा तो मैं ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास ये 3 कंस्ट्रेंट्स आ गए। मेरे पास ये 3 कंस्ट्रेंट्स आ गए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मिल गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास है कॉस्ट को मिनिमाइज करना, और कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हैं कि जो प्रोडक्शन है हमारे पास वो लिमिटेड दी हुई है। तो इन्हीं को हम एज इक्वेशंस बना देते हैं। जो स्टेप 1 होता था वो यही होता था हमारे पास। स्टेप 1 क्या था हमारे पास? स्टैब्लिश द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको। पहली जो इनइक्वालिटी बनेगी वो बनेगी 6x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इसको मैं कह देता हूँ कंस्ट्रेंट्स का। कंस्ट्रेंट्स मेरे पास क्या आएंगे? पहला कंस्ट्रेंट मेरे पास क्या है? 6x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, जो कि मेरे पास था 6x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12।
दूसरा कंस्ट्रेंट जो है वो मीडियम ग्रेड आटे का है, वो है 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और जो तीसरा कंस्ट्रेंट है मेरे पास वो है 4x प्लस 12y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। 4x प्लस 12y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। अच्छा, और चौथा कंस्ट्रेंट मेरे पास क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि आटे की जो प्रोडक्शन है वो x जो हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं वो हमारे पास नेगेटिव में नहीं हो सकते, दोनों चीज़ें हमारे पास पॉजिटिव में ही होंगी। तो ये हमारी कंस्ट्रेंट्स बन गए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास आ गया। हमें पता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें करना है मिनिमाइज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें करना है मिनिमाइज। हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, वही स्टेप फॉलो करना है। आप सबसे पहले कंस्ट्रेंट नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं, जो कि है 6x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 6x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। सबसे आसान सा तरीका है, इसे मैं कन्वर्ट कर लूंगा इक्वेशन में। ये कंस्ट्रेंट नंबर 1 था, ये हो जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। एक्स इंटरसेप्ट निकालूंगा मैं और वाई इंटरसेप्ट निकालूंगा मैं। एक्स इंटरसेप्ट में वाई ज़ीरो होता है, वाई इंटरसेप्ट में एक्स ज़ीरो होता है। अगर मैं वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करूंगा तो एक्स मेरे पास जो है वो आ जाएगा 2। अब ये सिंपल सोल्यूशन है, आप खुद ही कर लेंगे। जब मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ रही है 6। ये मेरे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए। इसे मैं कह देता हूँ ए। एक्स की वैल्यू 2 है, कब? जब वाई की वैल्यू 0 थी। इसे कह देता हूँ बी। एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई की वैल्यू आई मेरे पास 6। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए थे दो। इन ऑर्डर पेयर्स को अगले स्टेप में क्या होता है, हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, जो कि मैंने किया हुआ है यहाँ पे। ग्राफ में प्लॉट करेंगे 0 6। एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास 0 6 और एक ऑर्डर पेयर है 2 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा? पुट ओरिजिन। ओरिजिन को पुट करना पड़ेगा इनइक्वालिटी में, कर देते हैं। पुट ओरिजिन इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में मैं ओरिजिन पुट कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए जो मेरा फिजिबल रीजन है वो किस तरफ बनेगा। इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है? 6x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये टर्म भी बन जाएगी 0, ये टर्म भी बन जाएगी 0। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होता है? जो कि नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड है। नॉट सेटिस्फाइड का मतलब क्या है? जो हमारा शेडेड रीजन बनेगा वो ओरिजिन के अपोजिट साइड का बनेगा। जो हमारा शेडेड रीजन बनेगा वो हमारा ओरिजिन के अपोजिट साइड का बनेगा, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनेगा। ये हमारे पास शेडेड रीजन बन रहा है। यही काम हमें सेकंड कंस्ट्रेंट के साथ करना है। सेकंड कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है? सेकंड कंस्ट्रेंट हमारे पास है 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसे मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर लूंगा। ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एक्स इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालूंगा। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? जिसमें y जीरो हो। y इंटरसेप्ट क्या होता है? जिसमें x जीरो हो। अगर मैं x की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी 4। अगर मैं y की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 4। इस तरह मेरे पास दो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, 4 0, और b मेरे पास बन जाएगा 0 4। इन ऑर्डर पेयर्स को हाईलाइट कर देते हैं। अगला स्टेप हमें मालूम है क्या करना है हमें। अगला स्टेप करना है हमें, ये दोनों जो ऑर्डर पेयर्स आए हैं इन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, 0 4 एंड 4 0। ये हमने प्लॉट कर दिया। अब हमें मालूम करना है कि शेडेड रीजन क्या है। शेडेड रीजन मालूम करने के लिए हमें ओरिजिन पुट करना होगा इनइक्वालिटी में। पुट ओरिजिन इन इनइक्वालिटी, पुट x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 0 इन इनइक्वालिटी। ये वही स्टेप्स हैं जो हम पहले कवर करते रहे हैं। सेकंड इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है? 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये वैल्यू भी मेरे पास बन जाएगी 0, ये वैल्यू भी मेरे पास बन जाएगी 0। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होता है? ये भी फॉल्स आएगा, नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिन इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन स्पेस का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जो शेडेड रीजन बनेगा वो हमारा अपोजिट टू द ओरिजिन बनेगा, अपोजिट टू द ओरिजिन ये तमाम रीजन बनेगा। यही काम हमें कंस्ट्रेंट नंबर 3 के साथ करना है। कंस्ट्रेंट नंबर 3 हमारे पास क्या था? कंस्ट्रेंट नंबर 3 था हमारे पास 4x प्लस 12y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। इसे मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ। इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 24। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मुझे निकालना होगा। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास? जिसमें वाई की वैल्यू 0 हो। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? जिसमें एक्स की वैल्यू 0 हो। जब वाई की वैल्यू 0 मैं करूँगा इस इक्वेशन में पुट, तो मेरे पास आंसर आएगा एक्स का 6। और जब मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास वाई का आंसर आएगा 2। तो अगर मैं इसे ऑर्डर पेयर बना दूं तो ऑर्डर पेयर मेरे पास रहेगा 6,0। और अगर मैं इसे भी ऑर्डर पेयर बना दूं तो ये बन जाएगा 0,2। अब यही पॉइंट्स मैं प्लॉट कर दूंगा अपने ग्राफ पे। तो एक पॉइंट है 0,2, एक पॉइंट है 6,0। आगे के स्टेप मुझे मालूम है। मैं क्या करूंगा? ओरिजिन पुट करूंगा अपने। पुट x, y इज इक्वल टू 0,0 इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में मैं 0,0 पुट करूंगा। इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है? 4x प्लस 12y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। अगर मैं इसमें 0,0 पुट करूंगा तो ये जो वैल्यू है ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। क्या 0 24 से बड़ा होता है? नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या है? ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन स्पेस का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन स्पेस का पार्ट है वो बनेगा ये वैल्यू। अच्छा, तीनों कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आ गए हैं। तीनों कंस्ट्रेंट्स को हम जल्दी जल्दी देखते हैं। तीनों कंस्ट्रेंट्स में जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन के अपोजिट साइड का है। कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अब ये कह रहा है स्टेप 3 में आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन एंड लोकेट द सॉल्यूशन पॉइंट्स। तो कर देते हैं फिजिबल रीजन से, और सॉल्यूशन पॉइंट्स भी लोकेट कर देते हैं हम। अब हमारे पास बहुत सारे रीजन बन रहे हैं। क्या ये रीजन हमारा वैलिड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रीन के राइट पे है, रेड के राइट पे है, लेकिन ब्लू के राइट पे है, तो ये वैलिड नहीं होगा। इसे मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। अच्छा, क्या ये रीजन होगा? ये रीजन भी नहीं होगा, क्योंकि ये रेड के राइट पे है, ग्रीन और ब्लू के लेफ्ट साइड पे है, तो ये भी नॉट वैलिड है। क्या ये रीजन होगा? ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तीनों के लेफ्ट पे है। ये रीजन भी नहीं होगा क्योंकि ये ग्रीन के राइट पे है। ये रीजन भी नहीं होगा क्योंकि ये ग्रीन और रेड के राइट पे है। ये रीजन भी नहीं होगा क्योंकि ये रेड के राइट पे। तो वो रीजन हमें फिजिबल रीजन होगा इसमें जो तमाम लाइंस के राइट साइड पे आएगा। तो वाहिद जो रीजन है जो तमाम लाइंस के राइट साइड पे आएगा वो रीजन बनेगा हमारे पास ये। अब देख रहे हैं यही वो वाहिद रीजन है तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमने कर दिया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 में क्या कह रहा है? लोकेट द सॉल्यूशन पॉइंट। सॉल्यूशन पॉइंट्स क्या हुए थे ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो भी रीजन के वर्टेक्स हैं वो कहलाएंगे सॉल्यूशन पॉइंट्स। तो एक सॉल्यूशन पॉइंट हमारे पास है ये, एक सॉल्यूशन पॉइंट है ये, एक सॉल्यूशन पॉइंट है ये, और एक सॉल्यूशन पॉइंट है ये। तो 4 सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं। एक सॉल्यूशन पॉइंट है 6,0, 3,1, 1,3, 0,6। अब हमें क्या करना है? हमें इन पॉइंट्स को स्टेप नंबर 5 में इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का से मुराद क्या है? ये जो पॉइंट्स हैं मैंने अपने मिनिमम के जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसमें पुट करूंगा और देखूंगा वैल्यूज मेरी क्या आ रही हैं।
ये मेरे पास 4 पॉइंट्स आ रहे थे, हमने पुट कर लिए हैं। 6,0, 3,1, 1,3 और 0,6। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 1000x प्लस 800y। इसे मैं उतार लेता हूँ पहले, ताकि मुझे आसानी रहे और मिस्टेक के चांसेस मेरे पास मिनिमाइज हो जाए। ओके। एक्स की वैल्यू मेरे पास 6 है, वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 6 है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 6,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। अगला मेरे पास बन जाएगा 3,000 प्लस 800, ये बन जाएगा मेरे पास 3,800। ये मेरे पास बन जाएगा 1,000 प्लस 2,400, ये बन जाएगा मेरे पास 3,400। और लास्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास बन जाएगी 4,800। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा था कि हमें मिनिमाइज करना है, तो हमें देखना होगा ये जो चारों वैल्यूज हमारे पास आई हैं, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो अगर हम इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू देखें तो सबसे मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 3,400। ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। 1,3 सेलेक्ट द ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है। सेलेक्ट द ऑप्टिमम सोल्यूशन में हम क्या कहेंगे? फ्रॉम द अबव टेबल। सिलेक्ट द ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या होता है? फ्रॉम द अबव टेबल द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 3,400 एट 1,3। यानी 1,3 मैंने पॉइंट प्लॉट किया था, इसे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया था, तो मेरे पास आंसर आया सबसे मिनिमम। अगर इसे मैं थोड़ा और मैथमेटिकली लिखूं तो एफ मिनिमम बराबर है 3,400 एट एक्स इज इक्वल टू 1, कॉमा वाई इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास बन गया है हमारा। अब मुझे क्या करना है? वेरीफाई द ऑप्टिमम सोल्यूशन बाय एक्चुअली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। अब मेरे मुझे जो मेरा सोल्यूशन आ गया है उसे वेरीफाई करना है, यानी तीनों कंस्ट्रेंट्स में पुट करूंगा मैं और देखूंगा मेरा आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं करता हूँ कंस्ट्रेंट नंबर 1। कंस्ट्रेंट नंबर 1 मेरे पास क्या है? 6x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1, वाई की वैल्यू क्या है? 3, क्योंकि इसी पॉइंट पे सेटिस्फाई की है इक्वेशन। तो 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो ये मेरे पास बन जाएगा 6 प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। क्या 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होता है? बिल्कुल होता है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसने ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर दिया। ये वही प्रोसीजर है जो हम पिछली एग्जाम्पल्स में करते रहे हैं, सिर्फ वही हम रिपीट कर रहे हैं। अब मैं करता हूँ यही काम कंस्ट्रेंट नंबर 2 के साथ। कंस्ट्रेंट नंबर 2 क्या है मेरे पास? कंस्ट्रेंट नंबर 2 है मेरे पास 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1,3। एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 3, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 2 प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होता है? बिल्कुल होता है। ये इक्वेशन भी इसने सेटिस्फाइड करती है।
अब यही काम हमें करना होगा थर्ड इनइक्वालिटी के लिए। देखिए रियल लाइफ एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल इतनी ही लंबी होती हैं। कंस्ट्रेंट नंबर 3 मेरे पास क्या था? कंस्ट्रेंट नंबर 3 ये 4x + 12y, 4x + 12y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24, x, y इज इक्वल टू 1, 3, 24। सिंपल, अब मल्टीप्लीकेशन है। 4 × 1 = 4 प्लस ये मेरा बनेगा 3 × 6, 3 × 1 = 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 24 हो जाएगा। 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। क्या 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 होता है? बिल्कुल होता है। तो ये इक्वेशन भी आ जाएगी मेरे पास ट्रू। तो इसने क्या किया है? ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड बाय द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। स्टेटमेंट लिख देते हैं हम अपनी। ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड बाय द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने पुट किया तो हमारे पास तमाम कंस्ट्रेंट्स जो थे वो सेटिस्फाई हो गए। तो आखिर में स्टेटमेंट हम लिख देते हैं इट इज़ वेरीफाइड। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस सवाल को बार बार अगर आपको समझ नहीं आया देखें। बेसिक एसेंस जो है वो यही है कि अगर आपने इसकी वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, फिर उसे अलग वीडियो में हम कोशिश करेंगे उसे समझाएं।